नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य, जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बिहार के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इस यहाँ से कैसे जेपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आपको वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बिहार, जैविक उद्यान के बारे में चर्चा करने से पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बाद तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे ही करेंगे। पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको पता होगा कि विश्व का 5% वन्यजीव प्राणी हमारे भारत देश में भी पाए जाते हैं। अर्थात आप इस तरह से समझिए कि अगर 100% वन्यजीव प्राणी पूरे विश्व में पाए जाते हैं तो इस 100% में से 5% वन्यजीव प्राणी हमारे भारत देश में भी पाए जाते हैं। अगर भारत देश में वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं तो भारत देश की सरकार का यह दायित्व बनता है, यह जिम्मेदारी बनती है कि इन वन्यजीव प्राणी को संरक्षण प्रदान करे। तो इसे संरक्षण प्रदान करने के लिए 1972 में एक भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया, जिस अधिनियम का नाम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको संरक्षण पहुंचाया जा सके, और इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बिहार, जैविक उद्यान बनाए गए। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि 1972 में ही क्यों वन्यजीव अधिनियम बनाया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, इसके पहले क्यों नहीं बनाया गया। क्योंकि आपको पता है कि पहले हमारे भारत में वनों की क्षेत्रफल बहुत अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता चला गया वैसे वैसे वनों की क्षेत्रफल घटती चली गई, और वनों की क्षेत्रफल घटती चली गई तो वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका जीवन संकट में आने लगा। और जब इनका जीवन संकट में आने लगा तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ की सरकार ने इस पे एक अधिनियम बनाया, जिसे हम लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि जीव जंतु के लिए अधिनियम क्यों बनाया गया। तो वायुमंडल को संतुलन प्रदान करने के लिए जीव जंतु को भी रहना अति आवश्यक है, ताकि वायुमंडल में संतुलन बना रहे। अगर आप इस नज़र से देखते हैं कि पेड़ पौधों की कटाई कर दी गई, तो फिर अगर वहाँ पेड़ पौधों की कटाई कर दी गई, औद्योगिकरण स्थापित कर दिए गए, तो वहाँ के लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। आप इस तरह से देखें तो आप अपने एक फायदा की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन उस जगह जिस जगह पे औद्योगिकरण स्थापित किया गया उस जगह पे कभी न कभी वन्यजीव प्राणी रहा करते थे। उस वन्यजीव प्राणी की जीवन तो उस तरह से संकट में आ गई, और अगर वन्यजीव प्राणी की जीवन संकट में आ जाएगी तो वैसे में वायुमंडल में संतुलन बना नहीं रहेगा, और ऐसे एक दिन हमारे मानव जीवन में भी संकट आ सकती है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार ने वन्यजीव अधिनियम बनाए 1972 ईस्वी में। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बिहार, जैविक उद्यान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो सीधे सीधे इस पे सरकार का नियंत्रण होता है। एक पॉइंट में लिखिए कि राष्ट्रीय उद्यान में सरकार का नियंत्रण होता है। इस दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां नहीं की जा सकती है, मानवीय गतिविधियां नहीं की जा सकती है। ठीक है। ये वन्यजीव अभयारण्य क्या है, वन्यजीव अभयारण्य में लोग मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित सीमा तक। देखिए, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित सीमा तक। एक सीमित सीमा अर्थात यहाँ एक अंकित किया गया है एक सीमा, इसके अंदर आप गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक है, निजी व्यापार कर सकते हैं, निजी काम कर सकते हैं, लेकिन इस अंकित
रेखा के बाद जो आप इधर नहीं कर सकते हैं, अर्थात सीधे सीधे कहें तो एक निश्चित सीमा तक आप मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं वन्यजीव अभयारण्य में, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। पक्षी विहार, पक्षी विहार कह सकते हैं कि पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने वाला क्षेत्र को हम लोग पक्षी विहार कहते हैं। एक है जैविक उद्यान। जैविक उद्यान को आप ऐसे समझ सकते हैं चिड़ियाघर, जैसा कि आप जाते हैं तो आप चिड़ियाघर जा सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, वो होता है जैविक उद्यान। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब आपको याद कैसे रखने हैं ये अभयारण्य? प्रश्न जेपीएससी में ऐसे भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा एक बार प्रश्न पूछा गया है कि महुआ डांड अभयारण्य कहाँ है? महुआ डांड अभयारण्य कहाँ है? इसका ऑप्शन ऐसे पूछा है कि चतरा में, दूसरा ऑप्शन गिरिडीह में, तीसरा ऑप्शन कोडरमा में, चौथा ऑप्शन लातेहार में। तो इसका सही जवाब है कि महुआ डांड अभयारण्य जो है वो लातेहार में है। दूसरा प्रश्न ऐसे भी पूछा है कि कौन सा इसमें मेल नहीं खाता? कौन सा इसमें मेल नहीं खाता? तो पहला जो ऑप्शन था ऐसे है कि गिरिडीह में पारसनाथ अभयारण्य, गिरिडीह में पारसनाथ अभयारण्य, दूसरा पूर्वी सिंहभूम में दालमा अभयारण्य, तीसरा कोडरमा में कोडरमा अभयारण्य, चौथा था चतरा में गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो ये मेल नहीं खाता। गौतम बुद्ध अभयारण्य आपका कोडरमा जिला में स्थित है, चतरा में तो लवालोंग अभयारण्य स्थित है, तो ये मेल नहीं खाता। क्या चतरा में है लवालोंग अभयारण्य, लेकिन आपका ऑप्शन है यहाँ बता रहा है गौतम बुद्ध अभयारण्य, तो ये बिल्कुल गलत है। चतरा में तो लवालोंग अभयारण्य है। तो ऐसे चीज़ों को आप कैसे पकड़ पाइएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हल कर पाइएगा, पहले चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अब सारे अभयारण्य यहाँ से देखे जाते हैं कि आपको यहाँ से क्षेत्रफल याद रखने पड़ेंगे, कौन जिला में कौन ऐसे अभयारण्य स्थित है ये याद रखने पड़ेंगे। हालांकि ये कभी कभी पूछा गया है, तो आप ऐसे इसबी को भी याद रख लीजिएगा। अगर आप सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो इसकी भी जानकारी आपको याद रखनी काफ़ी ज़रूरी होगी। कौन ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं, आप याद कैसे रखिएगा? आपको जिला याद होगा कि कौन सा जिला किसके बगल स्थित है। जैसे आप गढ़वा को छोड़ दीजिए और उत्तर साइड की ओर चलिए, आप देखिएगा वहीं पलामू में है पलामू अभयारण्य। उसके बाद आप जस्ट जाइएगा चतरा में है लवालोंग अभयारण्य। उसके बाद जस्ट जाइएगा हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य। उसके बगल में है कोडरमा में 2 अभयारण्य है, कोडरमा अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य। उसके बाद है गिरिडीह में आपका है पारसनाथ अभयारण्य, ठीक है। उसके बाद आप चल जाइए साहेबगंज उधवा जिला पक्षी विहार, राजमहल पक्षी विहार। उसके नीचे आइएगा तो आप धनबाद आइए, मैप में देखिए, अब ध्यान दीजिए मैप में धनबाद में है तोपचांची अभयारण्य। उसके नीचे आइए पूर्वी सिंहभूम में दालमा अभयारण्य। नेक्स्ट आप आ जाइए इधर गुमला में आपका है पालकोट अभयारण्य। लातेहार में है महुआ डांड अभयारण्य, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को याद रखिएगा कि कौन जिला के बगल स्थित है। अगर ये अभयारण्य यहाँ है तो उस जिला के बगल में वो अभयारण्य है। तो ऐसे चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगर आप मैप से संबंधित जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं तो पहले आप मैप से संबंधित जानकारी प्राप्त कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं, आप वहां कौन प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं, कौन जिला कहाँ स्थित है, हम सारी जानकारी आपको वहां दे चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभयारण्य पहले देखते हैं पलामू अभयारण्य। ध्यान दीजिएगा, पलामू अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य पलामू अभयारण्य है जो पलामू जिला में स्थित है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 794.33 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई। और यहाँ क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ हाथी और सांभर पाए जाते हैं। कौन कौन ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं? तो हाथी और सांभर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
चतरा में कौन पाया जाता है? तो लवालोंग अभयारण्य, ठीक है। लवालोंग अभयारण्य जो पाया जाता है वो चतरा में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है 207 वर्ग किलोमीटर पे लवालोंग अभयारण्य फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई। यहाँ तेंदुआ, हिरन, सांभर, नीलगाय, बाघ आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लातेहार में है महुआ डांड अभयारण्य। महुआ डांड अभयारण्य लातेहार जिला में स्थित है और यहाँ 63.25 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई। यहाँ भेड़िया, हिरन इत्यादि पाए जाते हैं और सबसे यहाँ की जो प्रमुख जंतु है वो भेड़िया है। ये जो आपका महुआ डांड अभयारण्य है वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, भेड़िया के लिए यह विशेष प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य 186.25 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। यहाँ तेंदुआ, हिरन और सांभर पाए जाते हैं। कोडरमा अभयारण्य 177.95 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। यहाँ तेंदुआ, हिरन और सांभर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य कई बुक में आपको देखने को मिलेगा, कई बुक में देखने को नहीं मिलेगा, कई बुक में देखने को मिलता है, तो आप इस चीजों को पढ़ के जाइएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिला में स्थित है और जो इसकी क्षेत्रफल है वो 177.35 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसकी स्थापना दिवस तो यहाँ नहीं मिल पा रहा है, हम कई बुक में देखें। यहाँ जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं वो चीता और बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में है और इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए कि कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है तो 63 गिरिडीह जो है आपका 49.33 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई है। यहाँ तेंदुआ, हिरन, सांभर और नीलगाय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका उधवा झील पश्चिम बिहार जो साहेबगंज में है। इसका जो ये कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है तो 5.65 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई है। यहाँ जो पाए जाते हैं वो जल कौआ, पठान, किंगफिशर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजमहल पश्चिम बिहार। राजमहल पश्चिम बिहार साहेबगंज में है। ये कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है तो 6.65 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ कबूतर, चंडल, खंजन, बुलबुल, मधुमक्खी वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तोपचाची अभयारण्य। तोपचाची जगह पे स्थित है, इसलिए इसका नाम तोपचाची अभयारण्य पड़ा। यह धनबाद जिला में स्थित है। ये 8.75 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी को हुई है और यहाँ तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू पाए जाते हैं। पालकोट अभयारण्य। पालकोट स्थान पे स्थित होने के कारण पालकोट अभयारण्य का नाम पालकोट अभयारण्य पड़ा। पालकोट अभयारण्य गुमला में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 183.18 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना है 1990 ईस्वी को हुई। यहाँ तेंदुआ, जंगली भालू आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है दालमा अभयारण्य। दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 193.22 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। यह स्थापना 1976 ईस्वी में हुई। यहाँ हाथी, तेंदुआ और हिरन पाए जाते हैं। भारत में सबसे पहले हाथी संरक्षण परियोजना जो चलाई गई वो पूर्वी सिंहभूम में ही चलाई गई थी और ये पूर्वी सिंहभूम में चलाई गई दालमा अभयारण्य में। और इस दालमा और सबसे पहले हाथी परियोजना जो संरक्षण अधिनियम चलाया गया वो 26 सितंबर 2001 ईस्वी को चलाया गया। 26 सितंबर 2001 ईस्वी को। अर्थात कभी कभी ये प्रश्न पूछ सकता है कि हाथी संरक्षण परियोजना सबसे पहले झारखंड में कहाँ चलाई गई तो पूर्वी सिंहभूम में। और कब चलाई गई तो 26 सितंबर 2001 ईस्वी को चलाई गई। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप अभयारण्य के बारे में पढ़ें। अब इस अभयारण्य में से कुछ ऐसे अभयारण्य हैं जिनके फैक्ट मिलते हैं, कुछ ऐसे अभयारण्य हैं जिनके फैक्ट मिलते हैं। उस फैक्ट के बारे में पहले आप जानकारी प्राप्त कीजिए। हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ स्थित है तो हजारीबाग में स्थित है। लेकिन और अगर अंदर की बात करें तो रांची, पटना। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये हजारीबाग रांची, पटना के बगल स्थित है। हजारीबाग अभयारण्य
में 4 ऊंचे ऊंचे टावर बनाए गए हैं, जिस टावर की ऊंचाई 200 फीट है। और वो टावर इसलिए बनाए गए हैं ताकि वहां से जीव जंतुओं का अवलोकन किया जा सके, इसलिए वहां टावर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है दालमा अभयारण्य। दालमा अभयारण्य जो आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यहाँ लिखे टाटा नगर के निकट अर्थात जमशेदपुर के निकट जो आपका दालमा अभयारण्य है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और इसके बीच दालमा अभयारण्य के बीच दालमा पहाड़ी स्थित है। और दालमा पहाड़ी स्थित है, इसी के कारण इस अभयारण्य का नाम दालमा अभयारण्य पड़ा। इसके बीचों बीच, दालमा अभयारण्य के बीचों बीच से स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। और यहाँ पहली बार हाथी परियोजना चलाई गई। अगर ईस्वी पूछे तो आपको याद रखना है 26 सितंबर 2001 ईस्वी को चलाई गई थी। 26 सितंबर 2001 ईस्वी को यहाँ पहली बार हाथी परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तोपचाची। आपको पता होगा स्वर्णरेखा नदी, हम जिसमें आपको नदी पढ़ाए हैं उसमें हम अच्छे ढंग से चीज़ों को बताए हैं। स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है। रांची से निकलती है, सरायकेला खरसावां होते हुए पहले ये रांची में प्रवाहित होती है, फिर सरायकेला खरसावां में प्रवाहित होती है, फिर ये पूर्वी सिंहभूम से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और आपको वहां ये भी बताए थे कि झारखंड की एक ऐसी पहली नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, ये किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, अर्थात ये सीधे सीधे कहते हैं हम लोग कि ये झारखंड की स्वतंत्र नदी है जो सीधे सीधे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है तोपचाची अभयारण्य। तोपचाची जो अभयारण्य है वो आपका धनबाद से 37 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और ये गिरिडीह धनबाद सीमा के बीच एक तोपचाची जगह है, वहां आपका तोपचाची अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तोपचाची अभयारण्य में हरी पहाड़ी झील भी स्थित है। क्या है? हरी पहाड़ी झील भी स्थित है। नेक्स्ट है पालकोट। पालकोट अभयारण्य गुमला में स्थित है, लेकिन रांची से अगर इसकी दूरी पूछा जाए तो 120 किलोमीटर दूरी पे है। और ये चैनपुर वन प्रमंडल के अंतर्गत पालकोट अभयारण्य स्थित है। चैनपुर वन प्रमंडल के अंतर्गत पालकोट अभयारण्य स्थित है। ये है, इसके बगल से शंख नदी गुजरती है, इसके बगल से शंख नदी गुजरती है। और इस पालकोट अभयारण्य में तापकारा सिंचाई बांध स्थित है, जहां 12 महीना पानी रहती है। एक आप और लिखना चाहें 5वां तो आप लिख सकते हैं कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य रांची पटना, कोडरमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये रांची पटना रोड के निकट स्थित है। तो आप इतना जानकारी को याद रखिएगा, यहाँ से और आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इतने से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। आप इस कॉन्सेप्ट और इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अधिक आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इस मैप को याद रखिएगा। अब देख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में मात्र एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम लोग बेतला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ये लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। ठीक है, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले अर्थात 1932 ईस्वी में बाघ की गणना यही हुई थी। चीजों को देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला का जो आपका पूरा मीनिंग क्या होता है ये चीजों को देखिए। बेतला का मीनिंग है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। बेतला का मतलब ये हुआ बायर्ड, एलिफेंट, टाइगर लियोपार्ड साथ है। टाइगर, टी से टाइगर और एल से लियोपार्ड और ए से एक्सिस और ए से एक्सिस। तो बेतला का मीनिंग यही होता है, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। अब आप देखें बेतला राष्ट्रीय उद्यान। हम आपको बताएं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ बाघ संरक्षित उद्यान है, यहाँ बाघ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई, लेकिन हाथी की जो गणना हुई थी
जो बाघ की गणना हुई थी वो 1932 में हुई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 231.67 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और ये रांची से 156 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगर मार्ग पूछे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन मार्ग के बगल स्थित है तो आपको बताना है रांची डोल्टनगंज मार्ग के बगल में स्थित है। अगर आपको डिस्टेंस पूछे रांची से तो 156 किलोमीटर की दूरी पे आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले क्या हुई थी, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, रांची से कितने किलोमीटर की दूरी पे है और अगर कौन मार्ग के बगल में स्थित है। ठीक है, और बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। अब देखिए कुछ पक्षी विहार के बारे में। कुछ आप पक्षी विहार के तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में स्थित है। तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो में स्थित है। चंद्रपुरा पक्षी विहार जो बोकारो में स्थित है। ईचागढ़ पक्षी विहार जो है वो सरायकेला खरसावां में है। उधवा पक्षी विहार जो है वो साहेबगंज में है। ये पक्षी विहार कहने का मतलब ये है कि प्रवासी जो पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी हमारे राज्य में आते हैं और इन जगहों पे निवास करते हैं। वो प्रवासी पक्षी होते हैं, कई दूसरे देश के भी होते हैं, कई दूसरे राज्य के भी होते हैं। वे सारे जो पक्षी होते हैं वो इन जगहों पे निवास करते हैं, प्रजनन करते हैं और उसके बाद कुछ निश्चित सीमा तक रहते हैं और निश्चित सीमा के बाद वे स्वयं चले जाते हैं। तो कहने का मतलब सीधे सीधे कि इस चीज़ों को पक्षी विहार को बना करके आने वाले प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षी को संरक्षण दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विदेश से भी यहाँ पक्षी आते हैं। नेक्स्ट है जैविक उद्यान। जैविक उद्यान में है बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो आपका ओरमांझी में है। ठीक है, जवाहरलाल जैविक उद्यान बोकारो में है। मगर प्रजनन केंद्र जो है वो रुक्का रांची में पड़ता है। और बिरसा मृग जो विहार है वो काला माटी खुट्टी में स्थित है। उम्मीद है ये चीजें आपको राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहार, जैविक उद्यान से संबंधित जितने भी डॉट थे, जितने भी जानकारी आपको यहाँ से मिले हैं, आप उसी जानकारी से संतुष्ट हो पाए होंगे। यहाँ से अधिक आपके और यहाँ से आगे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो आपके क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पता चलता है। हम कुछ दिनों के बाद आपके जेपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जेएसएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी जानकारी देने वाले हैं। आपको हमको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपके जेपीएससी एग्जाम में देखने को मिलता है, जेएसएससी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो निश्चिंत रहें, आप ये सारी चीज़ों को पढ़ें। जैसे आपको याद रखने के लिए कहा गया है आप उस चीज़ को वैसे ही याद रखें ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो पाएँ, ताकि आप अगर मैप से याद कर पाते हैं तो मैप के माध्यम से आप काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाते हैं।